आपका। तो अभी हमारे बीच में, जैसा कि पुनीत ने बताया, कि गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और राजनीतिक परिभाषा में युवा नेता, मतलब राजनीति 50-55 तक तो युवा होते ही हैं, तो हमारे बीच में हैं, जाने जाते हैं, सड़क के संघर्ष से ऊपर तक उठे हैं। और पहले देश में कहा जाता था कि जो नेता जेल हो आए वो राजनीति में उसका खेल पूरा पक्का हो जाता है। तो विजय शर्मा जी का भी कुछ अनुभव ऐसा ही रहा है। और मेरा पहला सवाल, चूँकि आप आईबीसी के मंच पर, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए थे, हमें बड़ा अच्छा लगा था, आप मंच पर हमारे पास पहली बार हैं, तो पहली बार जब आपने चुनाव लड़ा, इस बार आप पहली बार के विधायक बने, और उसके बाद आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी, उप मुख्यमंत्री का पद दिया, गृह मंत्री बनाया आपको। क्या आपको लगता है कि ये आपका जो संघर्ष था वो काम आया, या आप लकी रहे? जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं दिन भर की व्यस्तता थी, परंतु बड़ा मन में रोमांच था। आईबीसी में जाऊंगा, आप सब दिखेंगे, और एक कार्यक्रम आखिरी में छोड़ कर आए। मैंने भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आखिरी में इधर विलम्ब ना हो जाए। विजय भैया कह रहे थे अभी कि मैं लेट हो गया यार, मैंने कहा आप बैठ जाओ, विजय तो आप भी हो, उसमें कोई मसला थोड़े है। मुझे बिल्कुल ये लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए उसके जीवन के उन्नति के लिए दो चाबियां ही होती हैं, एक मेहनत और दूसरी किस्मत। किसी एक के बिना काम नहीं चल सकती। तो आपने मुझसे कहा कि मेरे साथ पहला चुनाव रहा, पहली बार जीते, बड़ा दायित्व पार्टी ने दिया, तो क्या कारण है, संघर्ष या लक? तो कोई एक नहीं चुना जा सकता। मुझे आप अनुमति दें कि मैं दोनों को चुन लूं। दोनों के आधार पर ही संभव है। भाजपा का कार्यकर्ता हूं, तो भाजपा में जब कोई काम करता है तो दूर से दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। बस शर्त भाजपा में इतनी है कि आपको नहीं बोलना है आपके काम के बारे में, आपका काम बोले आपके बारे में। ये बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि, और जब आपके पास बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, गृह मंत्री जैसा पद होता है, तो आपका काम जरूर बोलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 1.25 साल में क्या आपका काम बोल रहा है? क्या आपने कुछ ऐसे काम किए जिसको लगता है कि हाँ यार, मैं ये काम कर पाया, मुझे इस पर गर्व है, ये प्रदेश के लिए अच्छा है? बहुत हृदय से आभार इस प्रश्न का। वैसे मैंने ये बात जो अभी कही थी आपको, सरकार बनने के पहले की बात कही थी। और अब जब आप ये सरकार बनने के बाद का प्रश्न कर रहे हैं, तो विगत 1 वर्षों में क्या किया, ये बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो सार्वजनिक जीवन में है, जिसके ऊपर सैकड़ों आंखें, हजारों आंखें, सैकड़ों कैमरे रोज लगे। तो आपको किन्हें क्षण क्षण का जवाब देना है। और अभी अमित शाह जी आए थे, हम लोग जब विधायक बने थे पहले इसमें प्रशिक्षण के लिए, तो उन्होंने सबके बीच में विषय रखा कि आपको बड़ी परेशानी हो जाती है, खूब मेहनत करना पड़ता है। उन्होंने कहा हाँ करना पड़ता है। तो भोजन का भी समय नहीं मिल पाता है, आपको नहीं मिल पाता है, आप घर परिवार को भी समय नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। सबने कहा बड़ी प्रसन्नता, हमको हमारी बात कह रहे हैं पूरा। फिर उन्होंने कहा सोने का भी समय नहीं मिलता है, सोने का समय भी 2 घंटा 3 घंटा काटना पड़ता है आपको। हाँ ऐसा ही है। बोले किसी ने बुलाया नहीं है, अपने मन से आए हो, पूरे काम मेहनत से किया करो। बिल्कुल स्पष्टता थी बात में। आपको किसी ने बुलाकर नहीं लाया भाई कि आपको ऐसा करना है। आप कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से सुबह प्राणायाम करें तो दिन भर फ्रेश रहेंगे और पूरा काम कर पाएंगे। जो करना है करें आपको, लेकिन परफॉर्म करना ही होगा अगर बने रहना है। नहीं परफॉर्म करेंगे हटा दिए जाएंगे, सिस्टम हटा देगा, जनता हटा देगी, लोग हटा देंगे, आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता हटा देंगे, सब हटा देंगे। और बड़ी निष्ठुरता से, सही बात, बड़ी
स्पष्टता है इस विषय में। क्या किया एक साल में, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते संगठन का काम लंबा किया, 2 बार जिला पंचायत चुनाव लड़ा, परंतु विधानसभा में पहली बार अभी चुना गया और चुनते ही काम भी मिला। मैं आपसे सुकून कहना चाहता हूँ, वो सुख जो राजनीतिक कार्यकर्ता को मिल सकता है, और ये सुख फिर और कहीं नहीं मिल सकता है। मैं आपको एक बात ध्यान दिलाऊं कि विगत सरकार जो थी कांग्रेस की, उस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास रोक दिया था, और प्रधानमंत्री आवास रोकने के बाद हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, मोर आवास मोर अधिकार, ये आंदोलन चलाया था, बड़ा फेमस हुआ। और इसके पीछे भी बड़ी कथा है, मैं इसको जिला पंचायत सदस्य के नाते पॉइंट आउट कर पाया था, मैंने संगठन में विषय रखा। हमारे संगठन महामंत्री जी ने कहा कि इसका डिटेल लेकर आओ, मैं बहुत सारी डिटेल कलेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि अपने जिला पंचायत क्षेत्र में करो, फिर अपने जिला पंचायत क्षेत्र में किया, फिर इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन का काम प्रदेश का मुझे दिया गया। फिर मैंने बहुत करीब से इस विषय को देखा, बहुत जगह प्रवास किया, 8000 ऐसे पंचायत वार्ड नंबर आज भी मेरे पास हैं जहाँ पर मैंने इसके लिए प्रभारी नियुक्त किए, और 8000 पंचायतों में कार्यक्रम हुआ, फिर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम हुआ। और उस समय बिल्कुल करीब से मैं देख पाया कि कैसे 18 लाख लगभग प्रधानमंत्री आवास ये रुक गए हैं, नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को परेशानी है, ये मैंने देखा। अब संघर्ष का समय था, संगठन के माध्यम से काम किया। उस समय संकल्प लिया हमारे संगठन ने कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट का पहला बैठक होगा, उसमें पहला प्रस्ताव होगा, हम 18 लाख आवास को स्वीकृत करेंगे। मेरा सौभाग्य रहा, और मैं इसी के कह रहा हूं कि यह राजनीतिक कार्यकर्ता का ऐसा सुख है जिस सुख को और कहीं नहीं पाया जा सकता। इतने सारे परिवारों के लिए पहली बार कैबिनेट की उस बैठक में मैं भी था, आज भी दस्तावेजी प्रमाण है, पहला प्रस्ताव है, छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार का पहला प्रस्ताव है, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। अब वो प्रस्ताव होकर के नहीं रख गया, वो प्रस्ताव होकर नहीं रह गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के बनते ही 1,70,000 ऐसे आवास जिसकी किस्तें रुकी थी वो पूरी की गई। 47,090 आवास, मुख्यमंत्री आवास के नाम से एक और योजना पिछली सरकार ने चला दी थी, वो भी दी गई। 32,000 ऐसे आवास जो जनमन के अंतर्गत हमको मिले थे, 32,000 से अधिक, वो आवास दिए गए। 15,000 ऐसे आवास जो हमको नक्सल पीड़ितों के लिए मिले हैं अभी स्पेशल पैकेज में, वो हम काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से आपसे बताना चाहता हूं कि समूचे भारतवर्ष में मोदी जी की सरकार, तीसरी सरकार में 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में आवास जो दिए जाने हैं, उसमें 17 राज्यों को 32,50,000 आवास दिए गए। और उस 32,50,000 आवास में मैंने प्रयत्न किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न किया, और उसके बाद 8,47,000 आवास छत्तीसगढ़ को मिला है। उसमें से 8 लाख से पूरे भारतवर्ष का 26% आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला है। और इसमें आपको प्रसन्नता की एक बात कहूँ आपसे कि 2011 की सर्वे सूची और आवास प्लस की सर्वे सूची के आधार पर आवास मिलता है। 2011 की सर्वे सूची में 6,33,999 ऐसे आवास थे, उसमें 6,07,000 के आवास थे। वो सारे के सारे आवास अभी छत्तीसगढ़ को मिल गए। उस पूरी लिस्ट समाप्त हो गई जिस पर हमने आंदोलन किया था। और एक विशेष बात आपसे ये कहूँ कि 17 राज्यों को मिला, 16 राज्यों को 2011 की सूची के आधार पर आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो पूरे राज्य पहले पूर्ण कर चुके थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। अभी हमारे शिवराज सिंह जी आए थे, उनके साथ में लगातार लगे रहता हूँ कि भाई साहब हमको आवास और चाहिए, बोले इतना बना लो। मैंने हाँ भाई साहब बना लेंगे, और चाहिए हमको। अभी आए थे तो 3,03,000 आवास की चिट्ठी वो हमको देकर गए, और उन्होंने ये कहा कि आने वाले अप्रैल मई तक फिर 3,03,000 आवास दे देंगे। छत्तीसगढ़ का पूरा वेटिंग लिस्ट 1.5 साल खत्म होने से पहले हम स्वीकृत करा चुके होंगे। बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि नेता वही पक्का जिसके आंकड़े हों सच्चे हों। आपके आंकड़े एकदम 90 तक आप गिन के बता रहे हो, ये अच्छी बात है। और हमें भी मालूम है कि लोगों को आवास मिल रहे हैं, गरीबों को आपने आवास दिया। दूसरे और काम नहीं सुनेंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछूंगा, आपको मौका पूरा दूंगा मैं। तो आपने आवास दिया, लेकिन आपके राज्य में काफ़ी समय से कुछ क्षेत्रों में कुछ लोग बसे हुए थे जो यहाँ पर बार बार परेशान करते थे, जो नक्सली लोग हैं, उनको आप उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं। एक आपने लक्ष्य लेके चल रहे हैं,
उसमें लगता है कि आपको जो लक्ष्य दिया गया है वो आप अभी आपने अमित शाह जी का नाम लिया, जो यहाँ पर एक तारीख दे के गए हैं कि अप्रैल 26 एंड तक वो पूरा निकाल देंगे सबको, तो उस लक्ष्य पर आप कितना आगे बढ़ चुके हैं? आपने 1 महीना बढ़ा दिया, उन्होंने मार्च कहा है। बस सरकारी काम है, बढ़ता ही है। परंतु आपसे एक बात जरूर कहूं, कैसे गजब व्यक्तित्व हैं वो। हम अपने घर की शादी बारात नहीं बता सकते किस तारीख को होगी करके। उन्होंने ये बताया कि सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे छत्तीसगढ़ से कब खत्म हो जाएगा। और मुझे आश्चर्य ही हुआ, पहले तो विश्वास बाद में हुआ। और आश्चर्य के साथ मैं सोचता रहा तो मुझे ये लगा कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी भी खत्म हुई है। मैं अध्ययन के लिए गया था, कुछ दिनों पहले असम गया था, तो मैंने ये देखा कि वहाँ बल्क में सरेंडर कैसे किया इन्होंने, मिलिटेंट्स ने। मैं ऐसे ही सब लोगों से मिलता रहा वहाँ पे, और वो परिचय जब कराते थे तो बताते थे ये सब एक्स मिलिटेंट्स हैं, ऐसा परिचय होता था। एक ग्रुप, बड़ा बड़ा ग्रुप वहाँ पर है जो एक साथ बल्क में सरेंडर किया हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी एक राज्य को छोड़ दें तो बाकी सब समाप्त हुई है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, मतलब समूचे भारतवर्ष में आतंकवादी घुस गए। अब इन नौजवानों को तो पता नहीं होगा, हाँ, इनकी चेतना से पहले का विषय हो गया, वो 10 साल पहले का हो गया। सही बात। अन्यथा आतंकवादी घुस गए, उन्होंने गोलियां चला दी, इतने को मार दिया, इतने बम फूट गया, चेन्नई में बम ब्लास्ट, बम हो गया, और ये सारी चीजें, मतलब दिल्ली में बम ब्लास्ट, जयपुर में बम ब्लास्ट, कानपुर का बम ब्लास्ट, बम्बई का बम ब्लास्ट, सूरत का बम ब्लास्ट, हमको याद है सब कुछ। अब नहीं होता है बम ब्लास्ट, अमित शाह जी है, क्लियरिटी है, मतलब बिल्कुल। क्यों? पहले तो बम फोड़ने वालों को दिल्ली के बंगलों में बिरयानी खिलाते थे ना। अभी तो भारत के जो विरोधी हैं वो जाने कैसे होता है, मैं नहीं कहता कौन करता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन विदेशों में भी ठोके जाते हैं। भारत के जो विरोधी हैं वो विदेशों में भी ठोके जाते हैं। 370 मुझ जैसे कितने कार्यकर्ताओं के कंठ धूप में नारा लगाते सूखे होंगे, 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो, मौका है कह के। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हम 370 हटा देंगे, सरपंच नहीं था उनका कोई, लेकिन भाजपा या इस विचारधारा के लोगों ने अनवरत संघर्ष किया, और आप देखेंगे पीढ़ियां बदल गईं, संकल्प नहीं बदला। 1952 के बाद वो कोई नहीं रह गए आज, लेकिन उन संकल्पों को दूसरी पीढ़ियों ने स्वीकार किया, और 2019 में 370 भी समाप्त हुआ। ऐसे अभियानों को पूरा करने वाले व्यक्तित्व ने अगर कहा है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, तो मैं पूर्ण विश्वस्त हूं इस बात के लिए कि समाप्त होकर रहेगा। और उसके लिए जो जो काम करने हैं हम लोग पूरी ताकत से कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही उसमें मार्गदर्शन होता है अनवरत। पहली बार बस्तर का दर्द बस्तर से निकलकर दिल्ली जेएनयू में गया है, जंतर मंतर में गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बस्तर के पीड़ितों ने, नक्सल पीड़ितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है, गृह मंत्री जी से मुलाकात की है, और जेएनयू में नारे लगे हैं कि माओवाद की चिता जलेगी जेएनयू की धरती पर, और नक्सलवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती में। ये जेएनयू में नारे लगे। दृश्य उल्टा हुआ है पूरा। और न सिर्फ सरेंडर्ड पर काम वरन सरेंडर पॉलिसी, न सिर्फ विक्टिम्स पर काम वरन विक्टिम पॉलिसी के साथ जो इनफ्लो है उनका, जो नई भर्तियां हैं वो कैसे रुक पाती हैं, और इन सब के लिए सरकार और वहाँ की जनता के बीच विश्वास पैदा हो, इसके लिए विकासात्मक काम, ये सारे आयामों पर एक साथ काम चल रहा है। मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ उचित समय में बस्तर में पूरी शांति होगी। आप इंद्रावती नदी के किनारे किसी शाम बड़े आराम से बैठ पाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, और समय हम आपको भी साथ ले जाएंगे। ये और आपने कहा कि मैंने आपको बीच में रोक दिया, तो और आवाज़ की बात हुई, नक्सल की बात हुई, मैं बाकी कुछ और सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन आपको और क्या लगता है कि इस 1.25 साल में आपको संतुष्टि है कि जो मौका आपको यहाँ की जनता ने दिया, आपको सरकार बनाने का दिया, आपको मंत्री बनने का दिया, और वो आप उनकी आकांक्षाओं पर पूरी तरीके से खरे उतर पाए हैं अभी तक? नहीं, संतुष्टि तो नहीं है,
फ्रैंकली स्पीकिंग संतुष्टि नहीं है। मतलब ये है कि आपको अकेले नहीं दौड़ना है, अब अभी पूरे सिस्टम को दौड़ाना है, और सिस्टम की अपनी गति होती है, वो आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते उसको। सब कुछ मैं जितना तेज चलूँ, मैं जो सोचूं जैसा करूं, उसमें ऐसे नहीं हो पाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे बातों में महीनों निकल जाते हैं, बात आगे नहीं बढ़ पाती। और ये कोई किसी व्यक्ति का, किसी सरकार का, इसका ये मसला नहीं है, ये सिस्टम का स्पीड है। जो सिस्टम का स्पीड एक है वह भी बढ़ना चाहिए, एंड वो टाइम लेता है, वो आपके फिंगर टिप्स पर नहीं बढ़ सकता है, उसमें उसको महीनों का, वर्षों का समय लगता है। मुझे 1 साल में बिल्कुल स्पष्टता हुई इस बात की। और इसलिए आप काम तो बहुत से कर लेते हैं, परंतु संतुष्टि, क्योंकि और चाहते हैं, यह भी हो जाता, यह भी हो जाता, यह भी हो जाता, और चाहते हैं, संतुष्टि नहीं हो पाती। तो क्या जो कुछ ऐसी घटनाएं जो हुई पिछले 1 साल में, जैसे बलौदा बाजार हुआ, सूरजपुर हुआ, बलरामपुर में हुआ, कवर्धा में हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर जो आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पर जो जिस तरह की घटनाएं हुई, वो लगता है कि आपको, कि अगर वो भी काबू में रहता तो आप ज़्यादा संतुष्ट होते, या जो आप कह रहे हैं कि संतुष्टि नहीं है, या सिस्टम को समझने में समय लग गया आपको? ये जो घटनाएं हैं, आपके मंच से मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा, सूरजपुर की घटना में कांग्रेस के पदाधिकारी निकले, बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेस के लोग जेल में हैं, पदाधिकारी निकले। कवर्धा में जो घटना हुई है, वो घटना तो हुई है, उसमें संशय नहीं है, परंतु उसमें उसको कभी शांत हो ये प्रयास नहीं किया गया, हमेशा उकसाने की ही कोशिश पूरी की गई। बस्तर में अभी हुआ, बीजापुर की घटना जो हुई, ठेकेदार ने एक पत्रकार की हत्या कर दी, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब षड्यंत्र पूर्वक हुआ है, परंतु ये सोचने का विषय तो है कि क्यों हुआ है। हाँ, बलौदा बाजार सबसे कष्ट का विषय जीवन के लिए हो गया, वैसा विषय हो गया कि जीवन भर याद रह जाएगा। और मैं आपको सच कहूँ, मैं कई रातें नहीं सो ही नहीं पाया था। मुझे उस समय लगा कि मैं एकदम अकर्मण्य हूँ, दुनिया का सबसे नकारा मैं हूँ, कैसे भी करके मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं कुछ होगा करके। मैंने वरिष्ठों से बात भी की, तो वो बहुत दुख का विषय था, बहुत कष्ट का। मैं यहाँ पे जरूर एक बात बोलना चाहूँगा इस दुर्ग संवाद में। मैंने कई नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, दिग्गज नेताओं के इंटरव्यू भी किए हैं, लेकिन जितनी साफ गोई से अगर अपनी कोई कमी रह गई हो उसको मान लेना, विजय जी मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ इस बात के लिए, कि ये एक जो बात है, और जो आदमी इस चीज़ को समझता है, मुझे लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है जर्नलिज्म में, जो इस बात चीज़ को समझता है वो आगे बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कहाँ मेरे से थोड़ी चूक हो गई और उसे मुझे कैसे बेहतर करना है। मैं इस बात के लिए आपको यहाँ पे आपकी तारीफ करता हूँ विजय जी, एक बहुत अच्छी ये क्वालिटी है। एक चीज़ और, जब मैं आया यहाँ पे, मैंने आपके बारे में जाना, पिछले समय में मैं आपको नहीं जानता था, तो पता लगा कि भाई एक नए नेता हैं जो हिंदुत्व का चेहरा है बीजेपी में, जैसा कि कहा जाता है आमतौर पर बीजेपी, और उस तरह से उनको बढ़ावा मिला है, इसीलिए शायद उनको मौका भी दिया है। एक विषय और छत्तीसगढ़ का है धर्मांतरण का। पहले भी धर्मांतरण होते थे, तब आप लोग इस मुद्दे को बहुत उठाते थे बीजेपी, लेकिन ये हमारा मानना है कि अभी भी वो रुके नहीं है धर्मांतरण। तो उसमें क्या आपका कदम उठा रहे हैं? धर्मांतरण में अभी क्या प्रक्रिया है, तो 1968 का एक एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट छत्तीसगढ़ में लागू है। उस एक्ट में धर्मांतरण उसमें स्पष्ट है कि मान लीजिए किसी को धर्मांतरण करना है तो वो कैसे करेगा, तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में कलेक्टर को सूचना देगा और अपना धर्मांतरण कर लेगा। एक चीज़ है, हम लोगों ने अब जीवन में अभ्यास किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, पता चलता था कि यहाँ पर कोई लालच दे करके और भ्रम फैला करके धर्मांतरण कर रहा है, तो हम पहुँच जाते थे, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता है, स्पष्टता इस बात पर होनी चाहिए। पुलिस पर भी कंप्लेंट करते थे। पुलिस जब वहाँ पहुँचती थी तो पुलिस के हाथ में कोई कुछ नहीं होता था, मतलब कोई एक्ट ही नहीं है उस पर। उस समय जब वो घटना हो रही है कोई एक्ट नहीं है उस पर कि वो ऐसा अनुष्ठान जो चल रहा है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कानून कुछ नहीं कहता उस पर। अभी अध्ययन कर रहे हैं,
स्पष्टता के साथ धर्मांतरण और धर्मांतरण से जुड़े इन सारे आयामों के लिए हम नए कानूनों की चिंता कर रहे हैं और शीघ्र ही ये होकर आए रहेगा। इसमें कोई चिंता नहीं होगी, कोई संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक चिंता का कारण ये भी है क्योंकि हम दुर्ग संवाद ये कर रहे हैं और दुर्ग में बैठे हैं कि पहले ये खबरें आदिवासी इलाकों से आती थी, लेकिन अब हमारे पास कुछ खबरें कि दुर्ग में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो भी धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं। ऐसी आपके पास सूचनाएं हैं? नहीं है, क्यों नहीं है भाई, तो सब जगह है। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से सब सिस्टम चल ही रहा है इनका। ओबीसी वर्गों में भी कभी देखने को मिला है, यहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन ये जो कुछ भी है इस पर कानूनी वैधता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। कोई हो जाए धर्मांतरित, किसी को स्वतः होना ही है तो हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु बहलाकर, धमकाकर, लालच देकर, जीवन शैली के लालच को देकर के, निःशुल्क विद्या शिक्षा के लालच को देकर के, किसी तरह के लालच को देकर, लालच मतलब मैं अभी कहूँ कि आपको इतना ये लालच नहीं होता है। लालच ये होता है कि तुम्हारे बच्चों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और ये कर देंगे। मैंने वो 25 साल बाद का एक लालच है मन में, वह भी लालच है आखिर। तो इन सारे ही विषयों के लिए काम करने की ज़रूरत है और स्पष्टता, कानून में बहुत स्पष्टता के साथ लेकर के आएंगे। अभी 1968 का जो एक्ट लागू है, धर्म स्वातंत्र अधिनियम, उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2021 में एक नया कानून लाया था, 2024 में उसमें अमेंडमेंट करके बहुत स्ट्रॉन्ग किया उसको। 2021 में ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक्ट लाया हुआ है, वह भी अच्छा है, सब कुछ देखा हुआ है। और इन सब के बाद जब छत्तीसगढ़ का एक्ट आएगा तो ये बड़ी दृढ़ता के साथ समूचे देश में सबसे अच्छा प्रावधान इसमें होंगे। एक मुद्दा और है घुसपैठियों का, रोहिंग्याज का, कि जो मुद्दा आप लोग खूब उठाते थे कि भाई उनको चुन चुन के हम वापस भेजेंगे, और अब ये मुद्दा तो आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अमेरिका में अगर आप देखें तो प्लेन भर भर के इवन भारतीय लोगों को जो इलीगल वहाँ पे बैठे हैं उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। पहला प्लेन 205 लोगों का लैंड किया अमृतसर में। तो असम में कोर्ट ने ये कहा वहाँ की सरकार से, जो कि बीजेपी की सरकार है, कि भाई आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या, जिनको आइडेंटिफाई किया उनको भेजिए। तो छत्तीसगढ़ में चूंकि आपके विभाग का ये मामला होगा तो उसमें क्या आप करने वाले हैं और कब तक, क्योंकि कांग्रेस में आपसे बार बार सवाल पूछती है कि आप बताइए जो हमने कौन से ला के रख दिया आप उन्हें क्यों नहीं निकालते हैं? कांग्रेस का वोट बैंक होता है, वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। भाजपा के पास वोट बैंक नहीं होता है। भाजपा के लोग ऐसे हैं कि जैसे दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाना है रोज खाना है। तो सरकारें या हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, अनवरत मेहनत करते हैं और अपनी स्थिति बना कर रखते हैं। वो वोट बैंक नहीं होता। अगला चुनाव होगा तो एक से शुरू करना पड़ेगा फिर से। वो जो वोट बैंक बनता है और उस वोट बैंक के कारण कुछ भी करते हैं, ये समाज का बड़ा घाटा करने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग आपके दुर्ग में पुलिस ने कार्रवाई भी की है अभी। एक्चुअली होता ये है कि जब पुलिस पहुंचती है और कार्रवाई करने पर अपन आते हैं तो डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप ये क्या है भाई? अभी तो कुछ नहीं है किसी के पास। आधार कार्ड को सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट प्रायः जनता भी मान लेती है और पुलिस भी मान लेती। पुलिस को तो अब बताया गया है कि आधार इज़ नॉट द डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप। एक्चुअली आधार सबसे आसानी से बन जा रहा है। अभी बहुत सारे अनुसंधान किए तो आधार कैसे बन रहा है? आधार बनता है किसी भी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी शुरू में कोई घुसपैठ करके आएगा तो वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने नहीं जाएगा, ना ही वो अपने पासपोर्ट बनाने जाएगा, इपिक बनवाता है। इपिक कैसे बनता है ये सब किया भैया, अभी तब समझ में आई बात। इपिक कैसे बनता है? तो इपिक बनता है किसी भी जनप्रतिनिधि या छोटे से अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अगर आपको सर्टिफाई कर दिया जाता है तो आपका आधार भी, आपका एड्रेस ऑफ प्रूफ भी वही होता है और आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी वही है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी वही है, एक कागज। उसके आधार पर बन गया आधार, इपिक कार्ड। अब इपिक के आधार पर बन गया आधार। आधार में आप अपना एड्रेस 100 बार चेंज कर सकते हैं, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स, देयर इज नो लिमिटेशन इन दैट। तो n नंबर ऑफ टाइम आप चेंज कर सकते हैं। अब वो आधार बन गया। अब आधार लेकर के फिर पूरे भारत में आदमी घूम रहा है। अब आधार है तो प्रायः इसको सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट मान करके सब सरेंडर हो जाते हैं, चलो भैया हो गया आधार।
मसला ये है, अब कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ा पेच ये है, अब ये आधार कहाँ बना, कब बना, किसने बनाया, किसकी रेफरेंस पर बना, ये आप पता नहीं कर सकते किसी का भी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर, कोई नहीं पता कर सकता। यहाँ छत्तीसगढ़ की पुलिस नहीं, कोई किसी प्रदेश की कोई पुलिस नहीं पता कर सकती। इसको सिर्फ यूएचएम पता कर सकते हैं किसी भी आधार के संदर्भ में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब आपके लिए और बड़ी परेशानी है कि भाई आदमी जो मिला है ये बोल तो कुछ बाहर टाइप का रहा है, इसका एक्सेंट गड़बड़ है, टोन गड़बड़ है, एड्रेस रखा है यहीं तितुरडी दुर्ग का एड्रेस रख कर बैठा है। अब इसको कैसे किया जाए टाइप का? तो ऐसे लोगों को जो यहाँ के नहीं हैं, लोग बताते हैं फिर फाइनली यहाँ के नहीं हैं, बाहर से कहीं से आए हैं, तो क्यों आए हैं, उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, तो वो आधार दिखा दे रहे हैं, यहीं का लोकल एड्रेस वेड्रेस दिखा दे रहे हैं। इन सारे लोगों को जो अपनी पहचान छुपाने की भी कोशिश करते हैं, इन सारे लोगों को पुलिस को एक अभियान चलाकर बार बार शिनाख्त करने के लिए कहा गया है। और हमने कम से कम इसमें 1000 लोगों को भी जेल में रखा हुआ है। अभी रायपुर में लगभग 125 लोगों को जेल में डाले, उनकी और जांच करनी है हमको, तो वो जेल में डाले गए, प्रिवेंटिव एक्शंस के थ्रू ले डाले गए। बहुत सारे आधार कार्ड हैं जिसके लिए मैंने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि भैया इस आधार के हमको ये बताएं कि कब बना, कहाँ से बना, किसने बनाया, किसके रेफरेंस पर बना, इसमें एड्रेस चेंज कब हुआ, लास्ट एनी टाइप ऑफ चेंज इसमें लास्ट कब हुआ, ये सारी डिटेल बताए जाए। ये बड़ा अभियान है, बड़ा चक्कर है, कैसे स्पष्ट होगा? कोई वहाँ यहाँ जिसको मान लीजिए मुझे बुलाकर आपने रख लिया, तो आप तो बोलेंगे कि मेरा भाई है, मैं तो लखनऊ से आया, अब भी आया है, कल ही तो आया है करके। अभी कोई क्या करेगा इसमें? ये इस तरह की चीज़। कोई समय सीमा तय की है इसकी आपने, जैसे नक्सलीवाद ने किया है? नहीं, मैं नक्सलियों का तो उन्होंने किया है, उन्होंने किया है, इसलिए पूरी ताकत है। अब इसमें समय सीमा मैं क्या कहूँगा आपसे, लेकिन हम लोग अभी तक जितना अध्ययन किए हैं, जितने विषयों पर पहुँचे हैं, उसके आधार पर हम एक पक्की रणनीति बनाकर, एक पक्का प्रोसीजर बनाकर और उसको हर एक ज़िले में इम्प्लीमेंट करा करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूं, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों से भी अपील करता हूं कि आप इसमें ज़रूर सक्रियता से हाथ बटाएं। आपको जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस तक पहुंचाएं। वो इसलिए आवश्यक है, आज नहीं तो कल ये सब कुछ नासूर बन जाने वाला है, ये सब कुछ नासूर बन जाने वाला है। जी, एक चीज़ और कि दुर्ग संवाद क्योंकि हम ये कर रहे हैं और दुर्ग के बारे में माना जाता है, ये पूरा संभाग रमन सिंह जी थे हमारे साथ 2013 में, उन्होंने इसको संभाग बनाया था। यहाँ पर हमेशा से बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, बड़े बड़े, चाहे आपकी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, बड़े बड़े नेता रहे हैं। संस्कार धनी भी इसको कहीं कहा जाता है, क्योंकि संस्कृति के लिए म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, मतलब एक बहुत ऐसा है। अब कवर्धा से आप भी हैं, रमन सिंह जी भी हैं, और भी बड़े नेता हैं। तो क्या आपको लगता है कि दुर्ग संभाग का जिस तरीके से विकास होना चाहिए वैसा हुआ है, या फिर आप इसको कैसे देखते हैं कि आपके मन में क्या है कि दुर्ग संभाग ऐसा होना चाहिए, उसका क्या आप सम्मान? मैं सुदूर देहात का रहने वाला इंसान हूँ, आदमी हूँ। मैंने मुझसे आप कहेंगे तो दुर्ग मतलब बड़ा शहर है। शुरू से हमारे मन में इम्प्रेशन है इस बात का, मतलब दुर्ग माने बड़ा शहर है, और बड़ा शहर मतलब ऐसा इंप्रेशन है। रायपुर भी बड़ा शहर है, ऐसा है, 2 ही शहर, 3, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। तो फाइनली किसी संभाग के डेवलपमेंट का कोई स्टैंडर्ड फिक्स हो और उस पर कंपैरिजन करें कि कितना पहुँचे कितना नहीं पहुँचे, ये एक अलग मसला है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि रायपुर और दुर्ग सहोदर की तरह समानांतर गति से आगे बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंटल वर्क जितने यहाँ पे होने चाहिए। हालांकि देखिए, आपने भी यूरोप के देश घूमे होंगे, तो वहाँ पर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है वो एक अलग मामला है। वो इकोनॉमी आपको 2047 में मिल जाएगी, जिसके लिए माननीय मोदी जी अभी काम कर रहे हैं। परंतु वर्तमान स्थिति में जितनी हमारी आर्थिक क्षमता है, उस आधार पर बहुत काम हुए हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, और अभी भी हो रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में। बीच में 5 साल में नहीं हुए, नहीं किए गए, ध्यान नहीं था, लक्ष्य दूसरा था, कंसंट्रेशन कहीं और था, इसलिए नहीं किए गए थे। जिन्होंने नहीं किए उनको उन्होंने हरा के बाहर किया है, वो बैठे हुए हमारे सामने। लेकिन ये बताइए कि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था
कि भिलाई स्टील प्लांट, जब अगर हम दुर्ग की बात करते हैं, दुर्ग भिलाई की बात करते हैं, तो एक उसका नाम एक बड़ा आता है। और चूंकि आप युवा हैं, आप युवाओं का आपकी तरफ काफ़ी अपेक्षाएं हैं आपसे, तो उनको इस संभाग में नौकरी मिले, काम मिले, स्किल उनका डेवलपमेंट हो, उसके लिए कुछ काम आप यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं? मेरे पास स्किल डेवलपमेंट वाला काम भी है, इसमें टेक्निकल एजुकेशन भी मेरे पास है। तो ITIs शुरू करना, ITI में नए ट्रेड शुरू करना, ये भी मेरे हिस्से में है। मैंने अभी 2 काम किए हैं इसमें। पहले आपको कोई पढ़ लिख लेता था तो उसको जा कर के एक रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना होता था, खड़े होकर लाइन लगकर फिर पंजीयन वो रजिस्टर में भर भुरा करे करते थे। और उस रोजगार कार्यालय से फिर कभी हो सकता था कि कोई चिट्ठी पहुंच जाती थी आपके घर, या कई बार जाकर पता करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके स्थान पर अभी एक ऐप डेवलप किया हुआ है, CG रोजगार, एक ऐप डेवलप किया हुआ है। उस ऐप में आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, और एनरोलमेंट कर लेने के बाद उसके नोटिफिकेशंस में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपके हिसाब का जो भी वैकेंसी कहीं पर क्वालिफिकेशन के हिसाब, अकॉर्डिंग टू दैट वो सब कुछ आपको मिलेगा, और उसमें सारा अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें उसमें फैसिलिटी दी गई है। तो अभी सडनली उसमें बड़ा स्पीड आया, और अभी 70,000 लगभग नौजवानों ने उसमें पंजीयन कर लिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुराना डाटा भी उसमें आ जाए। अब जब ये पूरे डाटा आ जाएंगे तो एक अच्छा चीज़ होगा। और एक बात बताऊं आपको, अभी कुछ ही दिनों पहले एक कंपनी है अपना.com, अपना.com ना, उस कंपनी के साथ हमने MOU किया है। MOU ये किया है कि वो कंपनी, उसके पास 6 करोड़ का डाटाबेस है, एक्चुअली 6 करोड़ का डाटाबेस है, तो बड़ा डाटाबेस है। उसके साथ ये किया है कि हमारे सारे जितने ITI के स्टूडेंट्स हैं और इसके हैं, इनके वो 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है वो कंपनी। पहला वो ये है कि इस लोकेशन स्पेसिफिक सर्विस, और उसका क्या सर्विस करना है उसको, ये दोनों चीज़ें। मान लीजिए मैं प्लम्बर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं दुर्ग में ही करना चाहता हूँ, ये दोनों ही चीज़ें वो, हाँ जी, दोनों ही चीज़ें बता रही। तो इससे हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है। हमारे लोगों का पंजीयन उनके साथ कराएंगे, और उनके उस 6 करोड़ डाटाबेस का यूज़ हम अपने लोगों के द्वारा करेंगे। उस कंपनी ने हमको इंश्योर किया है कि कम से कम 10,000 लोगों को हम हर साल इसमें अपने पोर्टल के माध्यम से नौकरी देकर आपको सूचना करेंगे। और विशेष बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस MOU से, उस पूरी इसमें हमको कोई भी एक पैसा छत्तीसगढ़ की सरकार को उनको नहीं देना है, कोई बिना पैसे का है वो। मतलब स्पष्टता से पहले बात हो गई कि पैसा वैसा नहीं देंगे भैया, आप करोगे तो बताओ टाइप का। तो उनका अपना दूसरा उसमें बेनिफिट होता है। तो उन्होंने हमारे साथ MOU किया बिना किसी चीज़ के, ये भी चीज़ हो रही है। साथ ही साथ चाहे BSP का मामला हो, BSP तो बहुत बड़ी संस्था है, और चाहे BSP का विषय हो या CSBTU का विषय हो, या हमारे कितने ITIs हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन सारे चीज़ों का विषय हो, नए टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें। जैसे अभी शुरू करा रहे हैं, कुछ नए ट्रेड शुरू करा रहे हैं। हमारे कवर्धा में तो गन्ना के लिए ही शुरू कराने के लिए मैंने बात की है। शुगर फैक्ट्रीज भी हैं। हाँ, मैंने वो शुगर फैक्ट्री का, और स्पेशली गुड़ बनाने के लिए वो एक ट्रेड शुरू हो जाए। भी एक ट्रेड के लिए बात हुई जिसमें मूवी बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, फोटोग्राफी के लिए, इस तरह की ट्रेड्स भी अभी बात करके। देखिए, ये बहुत अच्छे मौके हैं जो मंत्री जी बता रहे हैं, यहाँ के युवाओं को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अंतिम कुछ सवाल हैं कि देखिए, चुनाव का मौसम फिर से है छत्तीसगढ़ में। ये लोकल इलेक्शन, जो शहर चुनाव है वो चल रहे हैं, नगर चुनाव जिनको हम कह रहे हैं। मैं हर नेता से पूछ रहा हूँ जिनसे कि 2 इंजन आपने लगा लिया, आपने डबल इंजन की बात की थी, और आप तीसरा इंजन आपका नहीं था, वो कांग्रेस का था। तो ये क्या आपको लगता है कि जो चुनाव है उसमें तीसरा इंजन आप जोड़ पाएंगे अपनी रेलगाड़ी में? भाजपा का स्वर्णिम युग हम लोग मानते हैं कि जब पार्लियामेंट से पंचायत तक भाजपा का परचम लहराता है तो स्वर्णिम युग कहलाता है। और मैं वो देख रहा हूँ कि निसंदेह शीघ्र ही हम सब के बीच छत्तीसगढ़ में अधिकतम स्थानों पर भाजपा होकर आएगी, नगरीय निकायों में भी और पंचायती राज के चुनाव में भी। इसमें बहुत सारी, मतलब विष्णुदेव जी की सरकार ने किसी चुनाव का इंतजार नहीं किया किसी अच्छे काम के लिए। महतारी बंधन शुरू करना था तो ये नहीं सोचा कि जब चुनाव आएगा 1-1.5 साल बचा रहेगा शुरू कर देंगे, कोई खेल तमाशे नहीं किए। बहुत स्पष्टता के साथ, सरलता के साथ, भैया कहा है सो कर दिया जाए। समूचे भारतवर्ष में कोई राज्य आपको नहीं मिलेगा जिसमें 70 लाख माताओं बहनों को प्रतिवर्ष 1,000 दिया जा रहा है। 70 लाख बहुत बड़ी संख्या है।
और विष्णुदेव जी की सरकार में 12वां किस्त मिल चुका उनको इस बार। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके माध्यम से मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि भाजपा जीत कर आने वाली है। क्योंकि आपकी इस ऑडियंस में काफ़ी कार्यकर्ता बैठे हैं जो जा रहे हैं जनता के बीच में, सबसे पूछ रहा था, तो ऐसे कौन से आप इनको 3 मंत्र देंगे जिससे कि आप हर जगह आपकी सरकार इसमें आ जाए नगर चुनावों में? एक तो बिल्कुल स्पष्ट है, वर्तमान सरकार के कार्य हैं। दूसरा, हमारे नगरीय निकायों के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ है, बहुत ही शानदार घोषणा पत्र है। आपको इसमें से एक बात बताऊं कि अभी तक पट्टा दिया जाता था जो कुछ सालों का होता था किसी गरीब को, अब उसको स्वामित्व पत्र दिया जाएगा जो आजीवन के लिए होगा, बैंक में मॉर्टगेज भी हो सकेगा और वो अपने संतानों को उसको हस्तांतरित भी कर सकेगा। ये सब कुछ होगा उसमें। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, इसके लिए एक्ट लाएंगे ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घोषणा पत्र में है। ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात, निसंदेह भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है। जी, मेरा आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया पिछली 2 बार, आपका मुख्यमंत्री का सब ठीक चल रहा है? मतलब मेरा पूछना बनता है। मेरे मुखिया हैं, मेरे नेता हैं, उन्होंने मुझे काम पर रखा है, 2-3 मंत्रालय दिए हैं, तो उनके मार्गदर्शन पर हमको काम करना है। अच्छा काम कर रही सरकार, आपको संतुष्ट है? आपको लगता है कि? हाँ, निसंदेह निसंदेह। ये जो उनकी सरकार है, आप चीखने चिल्लाने वाली पुरानी सरकारों की आदत कहीं किसी को है तो थोड़े दिन समझाना मुश्किल है। ये सरकार चुप रहकर मेहनत करके काम करने वाली है, पसीना बहाकर काम करने वाली सरकार है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे सवालों के सीधे सच्चे जवाब दिए और जहां कुछ कमी थी उसे माना भी, उसे सुधारने की बात भी की। मैं हमेशा से ऑब्जर्व करता हूं कि उनकी यही शैली है, एक एग्रेसिव शैली है जो कि एक राजनीति में होना भी चाहिए। एक नेता को इसी तरीके से आगे आके लीड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आप हमारे मंच पर आए और आपने सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आईपीसी की तरफ। आपका अभी और वक्त हमें चाहिए और विजय जी को हमने संघर्ष के समय से देखा है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां, जो अभी रवि सर ने भी कोट किया था कि इस साफगोई की उम्मीद आप किसी भी राजनीतिक हस्ती से अब इस मंच पर इस दौर में संभवतः नहीं करते, जिस बेबाकी से उन्होंने खुलकर स्वीकार किया। जोरदार तालियां, एक बार लगातार और जोरदार तालियां। विजय जी और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं सब जानते हैं कि दुर्ग संवाद में हमने अलग अलग सेशंस किए, कुछ डिमांड्स दुर्ग को लेकर भी रहीं, वो भी हम विजय जी तक, सरकार तक पहुँचाते हैं। बाकी के फीडबैक भी हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी इस संवाद का लाभ ले सकें कि सरकार से जनता और आपके संभाग, आपकी लोग क्या चाहते हैं। अब हम इस मंच पर उन लोगों को सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य से दुर्ग की एक नई पहचान गढ़ी है। सरकार अकेले सारे कार्य नहीं कर सकती। सरकार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर अपनी संस्थाओं के द्वारा छोटे छोटे स्टेप से आज आपने अपने प्रतिष्ठान को इतना बड़ा बना लिया कि आप एक अम्ब्रेला की तरह आज दूसरों को रोजगार और नए मौके, नई राह दिखा रहे हैं। अब उनका सम्मान इस मंच पर होगा। विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, गृह मंत्री छत्तीसगढ़, विभिन्न विभागों को संभालने वाले मुखिया इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। उनके हाथों हम ये सम्मान प्रदान करना चाहते हैं। सुनील मध्यानी, डायरेक्टर प्रताप बिजनेस पार्क, और विजय बघेल जी, सांसद दुर्ग, मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि प्लीज़ आप मंच के ऊपर आइए, ज्वाइन कीजिए हमें। और मोहित मध्यानी जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि प्लीज़ आप आइए, मंच पर आइएगा। प्रताप बिजनेस पार्क दुर्ग में एक डेस्टिनेशन जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं, ये हमारे बीच मंच पर उपस्थित रहे, लेकिन ये हम उन तक सम्मान पहुंचाएंगे। जोरदार तालियां मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए अवश्य बजाएं। प्लीज़, हमारे सहयोगी हैं, उन तक वो ये ज़रूर सम्मान पहुंचा देंगे। जोरदार तालियां। प्रकाश महोबिया जी, चेयरमैन महोबिया ग्रुप ऑफ कंपनीज भिलाई, मैं उन्हें आप सबकी तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये आप ही के क्षेत्र के लोग हैं, उत्साहवर्धन कीजिए। मंच पर हैं प्रकाश महोबिया जी, चेयरपर्सन महोबिया ग्रुप ऑफ कंपनीज भिलाई।
शुभकामनाएं आपको प्रकाश जी और आपके ग्रुप के तमाम लोगों को भी। मंच पर आमंत्रित हैं संजय मिश्रा जी, डायरेक्टर श्री प्लस होम पेंट्स भिलाई। हमारे सहयोगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वे उपस्थित नहीं हैं आप ये सम्मान उन तक जरूर पहुंचाइएगा। आकाश राव हमारे संवाददाता, साथ ही आप उन तक पहुंचा देंगे। संजय मिश्रा जी, श्री प्लस होम पेंट्स की टीम को भी हम शुभकामनाएं देते हैं। प्रकाश सांखला जी, डायरेक्टर सांखला ज्वेलर्स भिलाई, आए मंच तक आए, जोरदार तालियां हो जाएं। तो आप ऐसे बिजनेस लीडर हैं जिन्होंने वर्षों से पारिवारिक उपक्रम को भी आगे बढ़ाकर आज एक बड़े वटवृक्ष बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। ऐसे ही एक हैं पीयूष पारक जी, डायरेक्टर ज्वेलर्स पारक आकाश गंगा सुपेला भिलाई। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सबकी लगातार तालियां चाहता हूं। ज्वेलरी आजकल एक नए इंडस्ट्री के तौर पर उभरी है। आधुनिकता और परंपरागत बिजनेस का तालमेल रखने वाले ऐसे ही पारक ज्वेलर्स आप सभी के बीच में हैं। पीयूष पारक जी और उनकी टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं। और अब बारी मंच पर अब ब्यूटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली अन्नू सिंह, डायरेक्टर अन्नू ब्यूटी स्टूडियो नेहरू नगर भिलाई, जिनको अभी आज हमने मंच पर सुना भी था। पैनलिस्ट के तौर पर आपने बताया कि 4 दशक 40 वर्षों की तपस्या के बाद आपने इस क्षेत्र में अपने काम को स्टैब्लिश किया है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एथलीट रही हैं और उसके बाद अपने आप को ब्यूटी इंडस्ट्री में स्टैब्लिश किया। आज एक ब्रांड बनकर आप उभरी हैं। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां हो जाएं अन्नू सिंह जी, अन्नू ब्यूटी स्टूडियो नेहरू नगर के लिए। कांग्रेचुलेशन और शुभकामनाएं। मनोज राजपूत जी, डायरेक्टर एमआर लेआउट्स भिलाई, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। मनोज राजपूत जी, डायरेक्टर एमआर लेआउट्स भिलाई, कृपया शीघ्रता से मंच पर आइएगा। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मैं परशुराम देवांगन जी, डायरेक्टर श्री इंटरप्राइजेस सुपेला भिलाई। परशुराम देवांगन जी, डायरेक्टर श्री इंटरप्राइजेस सुपेला भिलाई, आप सबकी जोरदार तालियां हो जाएं श्री इंटरप्राइजेस के लिए भी। समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में रत लगातार कार्य करने वाले राजेश सिंह, क्षत्रिय कल्याण सभा भिलाई दुर्ग, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियां राजेश सिंह, क्षत्रिय कल्याण सभा भिलाई दुर्ग। बहुत शुभकामनाएं राजेश जी आपको। मंच पर आमंत्रित हैं संजय तिवारी जी, डायरेक्टर एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज धमधा रोड दुर्ग। आपको हमने पैनल में भी सुना और मेडिकल फैसिलिटी के क्षेत्र में दुर्ग शहर में, इस पूरे क्षेत्र में लोगों की सेवा में आप और आपका संस्थान जुटा हुआ है। संजय तिवारी जी, डायरेक्टर एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज धमधा रोड दुर्ग। रोजलिना ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी नेहरू नगर भिलाई से जो प्रतिनिधि हैं, मैं उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया आएं मंच पर। रोजलिना ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी,
तो खूबसूरती को संवारने और आगे बढ़ाने का ये जो कार्य है आप कर रहे हैं, रोजलिना ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। किरण रात्रे, मिसेस ग्लोबल इंडिया, जोरदार तालियों से मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। किरण रात्रे जी, मिसेस ग्लोबल इंडिया। आज भारत का परचम अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं लहरा रही हैं, विमेन पावर दिखा रही हैं और आप भी इन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। किरण रात्रे जी, मिसेस ग्लोबल इंडिया। तो यहाँ की महिलाओं के लिए, क्षेत्र के युवतियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं आपने, बहुत शुभकामनाएं आपको। मंच पर आमंत्रित हैं विनय कुमार सिंह, डायरेक्टर तेजस आईएएस एकेडमी। विनय कुमार सिंह जी, डायरेक्टर तेजस आईएएस एकेडमी। मंच पर आमंत्रित हैं कल्पना स्वामी, सहायक संचालक खेल विभाग, जिनको हमने इस मंच पर सुना भी। आपने पैनल में अपने संघर्षों को लेकर भी अपनी बात बताई थी। फिलहाल मंच पर विनय कुमार सिंह, डायरेक्टर तेजस आईएएस एकेडमी। बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को। मंच पर आमंत्रित हैं कल्पना स्वामी जी, सहायक संचालक खेल विभाग। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इसे गलत साबित करते हुए खेलोगे कूदोगे, नाम कमाओगे तो नौकरी भी पाओगे। ये सीख बच्चों को देकर सतत आप आगे बढ़ा रही हैं तमाम लोगों को। जोरदार तालियां कल्पना जी के लिए। मंच पर आमंत्रित है पीएम टीम, अनुज सिंह जी और उनके टीम के तमाम सदस्य सादर मंच के ऊपर आमंत्रित हैं। अनुज प्रताप सिंह जी और उनके टीम के तमाम मेंबर्स, जिनका हमने आज दुर्ग संवाद में फर्स्ट सेशन सुना। मिलिट्री ट्रेनिंग ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को भविष्य के लिए, सेनाओं के लिए, सैन्य अकादमी के लिए, सैन्य कोर्सेज के लिए आप तैयार कर रहे हैं। लगातार तालियां होना चाहिए इस एफर्ट के लिए, इस प्रयास के लिए। मोबाइल से परे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी, एडवेंचर, देश सेवा, अनुशासन का पाठ आप पढ़ा रहे हैं। लगातार आप और आपकी टीम काम कर रही है। एक्स आर्मी मैन, एक्स नेवी मैन, एक्स एयरफोर्स मैन, आप सभी इसमें शामिल हैं। मिसाइल मैन से लेकर हर क्षेत्र के धुरंधरों को आपने इसमें शामिल किया है, प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें शामिल किया है। जोरदार तालियां इस टीम के लिए जिन्होंने बच्चों को शिक्षित करने एक अभिनव प्रयास किया है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं पीएम टीम को। बहुत शुभकामनाएं पीएम टीम के लिए। सतत आप इसी तरह गढ़ते रहें, बच्चों को भविष्य के लिए आप तैयार करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मंच पर आमंत्रित हैं कन्हैया सोनी जी, डायरेक्टर सीपी ज्वेलर्स भिलाई। कन्हैया सोनी जी, डायरेक्टर सीपी ज्वेलर्स भिलाई, आप तक हम ये सम्मान पहुंचाएंगे। हमारी सहयोगी इस वक्त मंच के ऊपर हैं कोमल जी। और रोहन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। रोहन जी आप प्लीज आइए मंच के ऊपर।
रोहन कुखरानिया साहब, जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे इन तमाम बिजनेस लीडर्स के लिए जिन्होंने अपने वेंचर से उसे इतना बड़ा बनाया कि आज आप और आपका वेंचर न केवल दुर्ग की बल्कि छत्तीसगढ़ की भी पहचान बनकर उभर रहा है। और एक बार जोरदार सम्मिलित तौर पर आप तालियां बजाइए हमारे आज के सभी इस मंच पर सम्मानित साथियों के लिए, उनके स्टाफ के लिए, उनके तमाम साझेदारों के लिए। और आज के इस मंच के ऊपर अभी उप मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, विजय बघेल साहब मौजूद हैं। आपने हमें इतना वक्त दिया इतनी व्यस्तताओं के बावजूद, मैं हृदय से आभारी हूँ। आके आपसे मिलता हूँ, 1 मिनट का समय मैं भी आपका ले लूँगा, लेकिन फिलहाल हम एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहते हैं विजय बघेल जी, सांसद दुर्ग। जोरदार तालियाँ हो जाएँ विजय जी के लिए। आज हमारा अवसर थोड़ा सा चला गया आपसे सीधे बातचीत करने का विजय बघेल साहब, एक सेशन हमारा थोड़ा मिस हुआ, लेकिन चलिए फिर कभी किसी अन्य मंच के ऊपर। और विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, एक संघर्ष का सबसे कामयाब आज का चेहरा। जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। आभार प्रदर्शन के लिए मैं रविकांत डेमोले जी, डीजीएम साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। 1 मिनट आपका और लेंगे विजय जी। प्रिय मित्रों, IBC 24 ने आप सभी के साथ और हमारे साथियों के साथ